आज काफ़ी दिनों बाद जो है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 12th में जो मानव जनन तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें नर जनन तंत्र पढ़ लिए थे और क्या आगे रुका था, मादा जनन तंत्र। तो लगभग 1 माह तो हो ही गया और आज हम फिर क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है मादा जनन तंत्र? तो जैसे पुरुष में बताया गया था कि उसके जो मुख्य जनन भाग है वो 4 हैं, वैसे ही महिलाओं में क्या है, जो ये मुख्य जनन अंग होते हैं वो निम्न कौन होते हैं, 4 होते हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाता है कि महिलाओं में क्या पाया जाता है, एक जोड़ी अंडा से पाया जाता है। तो पहला उसका जो क्या है, पहला जो है एक जोड़ी अंडा से। दूसरा जो होता है सहायक नलिका। अब सहायक नलिका क्या होती है, सहायक नलिका 3 प्रकार की होती है। सहायक नलिका कितने प्रकार की होती है, 3, यानी फुल्पियन नलिका, गर्भाशय और योनि। यानी पहले हमें क्या पढ़ना है, एक जोड़ी अंडाशय के बारे में पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, सहायक नलिका में फैल्लोपियन ट्यूब, और इसके बाद से गर्भाशय और योनि के बारे में अध्ययन करना है। और तीसरा जो है सहायक ग्रंथि। तीसरा क्या पढ़ना है, सहायक ग्रंथि। और सहायक ग्रंथि में जो है 2 चीजों को हमें अध्ययन करना है, एक स्तन ग्रंथि और बायोलिन ग्रंथि के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। चौथा जो होता है बाह्य जननेंद्रिय होता है। बाह्य जननेंद्रिय क्या इसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है, भंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भंग को कहा जाता है, यानी बालवा को कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे जो जब अभी आप पुरुष में पढ़े थे, जो नर जनन तंत्र था कि उसका बाह्य जननेंद्रिय क्या था, शीशन था। वैसे ही जो महिलाएं हैं, महिलाओं में क्या होता है, बाह्य यानी जो बाहर से दिखाई देने वाला जो क्या है, जनन अंग है, उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य जननेंद्रिय कहेंगे। तो उसमें योनि आता है और योनि के जितने भाग होते हैं सारे भागों को मिलाकर क्या, सारे भागों को मिलाकर क्या कहता है, भग कहा जाता है। इसको जब मैं योनि पढ़ाऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक जोड़ी अंडा से। तो आप जानते हो कि जो फीमेल होती हैं बेटा, उनमें एक जोड़ी अंडा से पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक जोड़ी अंडा से पाया जाता है। यानी आपको कुछ इस तरह का मैंने संरचना बताया था। जैसे ये क्या है, गर्भाशय है, एक छोटा सा यहाँ बना के बता देता हूँ। ये क्या है, गर्भाशय है, और गर्भाशय के नीचे इस प्रकार की क्या होती है, कुछ जो है एक अंगुलीनुमा यहाँ पे संरचना होती है। और ये क्या होता है, फैल्लोपियन ट्यूब होता है। और ये फैल्लोपियन ट्यूब जो है, और ये क्या होता है, ऊपरी भाग। और यहाँ पर भी, इधर भी क्या होता है, अंगुलीनुमा संरचना होता है। और इसमें ही क्या होते हैं, ओवम, यानी यहाँ पे ये अंडाणु होते हैं। और ये अंडाणु किससे जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं बेटा, ये यूट्रस से जुड़े होते हैं। इस भाग को क्या कहता है, इसको फैल्लोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहता है, फैल्लोपियन ट्यूब कहा जाता है। ये क्या है, ओवम है। क्या है, ओवम है। और ये क्या है, ये आपका यूट्रस है। ये क्या है, यूट्रस है। ठीक है ना। हमें जानना है, और ये किससे आगे जुड़ा होता है, ये जो है वेजाइना से जुड़ा होता है। ठीक है ना। फिलहाल हम समझते हैं कि बताया गया कि जो महिला होती है उनमें क्या होता है, एक जोड़ी क्या पाया जाता है, अंडा से पाया जाता है। लेफ्ट और राइट दोनों पाया जाता है। और ये किसका निर्माण करता है, ओवम का निर्माण करता है। तो इनमें जो है हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अंडाशय क्या होता है। तो जो अंडाशय होता है बेटा, अंडाशय जो होता है मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ये मादा का क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। अब इसको प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों कहा जाता है, तो जब हम देखेंगे कि भाई ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, बताया गया कि जो अंडाशय होता है इसको जो है ये निम्न, आपको बताया गया कि इसको निम्न भागों में, जैसे पहला इसमें क्या है कि अंडाशय को प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। क्यों प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, क्योंकि जो युग्मक का निर्माण कौन करता है,
अंडाशय करता है। कौन करता है? अंडाशय। इसलिए यानी महिलाओं में युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? ओवरी में होता है। तो इसलिए इसको क्या कहता है? प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। ठीक है ना। कोई पूछ दिया आपसे कि ये बताओ कि आपने कहा कि ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, क्यों इसको प्राथमिक लैंगिक अंग माना जाता है? क्योंकि यहीं पर क्या होता है? मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, इसका जो आकार है सेम जैसे आपने देखा होगा, बादाम देखे हो ना, बादाम के ही आकार का होता है। ठीक है ना। इसका आकार कैसा होता है? बादाम का आकार का होता है। और ये कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। ठीक है ना। और इनका जो है रंग कैसा होता है? तो इनका रंग बेटा श्वेत रंग होता है, यानी सफेद रंग का होता है। ठीक है ना। इसके बाद से ये कहाँ स्थिर होता है? तो ये कहाँ स्थिर होता है? तो ये जो है श्रोणि के ऊपरी भाग। अब श्रोणि क्या है? आप देखो, ये वाला जो भाग है पेट वाला, जो पेट का यहाँ से नीचे का भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? नहीं, इसको उदर भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? उदर भाग। आप उदर भाग के जब और थोड़ा नीचे आओगे तो वो क्या होता है? श्रोणि भाग होता है। क्या होता है? श्रोणि भाग होता है। तो उदर भाग के नीचे और श्रोणि भाग के ऊपर क्या स्थिर होता है? यानी श्रोणि भाग के ऊपर क्या होता है? किडनी। यानी ये आपका क्या होता है? अंडाशय होता है, ओवरी होता है। और ये ठीक किडनी के पीछे होता है। ये वाला जो किडनी आपका कहाँ होता है? पता है ना? किडनी कहाँ होता है? आगे होता है, पीछे होता है? पीछे होता है। ये जो रीढ़ की हड्डी है इसके आसपास में होता है। और इसके पीछे क्या होता है? अंडाशय। ठीक है ना। अंडाशय गर्भाशय के दीवार से जुड़ा रहता है। ये देख रहे हो ना, ये गर्भाशय है और ये गर्भाशय के दीवार से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ रहता है। तो ये इसके मुख्य कितने भाग हो गए? नहीं, ये इसके अंडाशय का मुख्य हो गया। अब हम जानेंगे कि कैसे ये जुड़ा रहता है बेटा। अंडाशय जो है ये कैसे जुड़ा रहता है? तो जैसे मान लेते हैं, ये बताया जाए कि गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है अंडाशय, तो इसको समझते हैं। जैसे ये मान लो ये क्या है? ठीक है, हमको एक तरफ से देखना है। ये अंगुलीनुमा क्या होती है? संरचना होती है। और यहीं पर जो है ये अंडाणु जो होता है, ये अंडाणु जो है गर्भाशय के दीवार से चिपका हुआ होता है। ठीक है बेटा। तो ये जिस भाग से चिपका हुआ होता है इसे क्या कहा जाता है? अंडाशय स्नायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अंडाशय स्नायु कहा जाता है। नोट कर लेना, इसको क्या कहा जाएगा? ठीक ना। इसको अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ओवेरियन लिगमेंट। लिगमेंट। ठीक है ना। तो इस भाग को आपने समझा कि ये जहां पर चिपका हुआ होता है उस भाग को हम क्या कहते हैं? अंडाशय स्नायु कहते हैं या ओवेरियन लिगमेंट कहते हैं। दूसरा जो है, और ये किससे निर्मित होता है बेटा? ये जो स्नायु है ये किससे निर्मित हुआ होता है? तो ये अंडाशय जो ये क्या है? अंडाशय है ना। इसी अंडाशय से क्या होता है? उत्पन्न होता है। अंडाशय से कौन उत्पन्न होता है? अंडाशय स्नायु उत्पन्न होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं इसका उत्पत्ति किससे हुआ है? अंडाशय अंडाशय से उत्पन्न कौन हुआ है? अंडाशय स्नायु होता है। लिगमेंट, मैंने कहा ये लिगमेंट स्नायु। स्नायु क्या होता है? तो देखो, शरीर के जो हमारे भाग है ना, जो शरीर के कुछ भाग हैं, जैसे कहीं पे अस्थियों में भी लचीलापन पाया जाता है
और कहीं पे मांसपेशियों में भी क्या पाया जाता है, लचीला पाया जाता है। तो उस लचीलापन को कौन बनाता है, स्नायु बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। अब इसके बाद से बेटा आप ये देख लिए ना, अब यहां देखो, ये अंडाशय ने क्या किया, अंडाशय स्नायु का निर्माण किया, और ये अंडाशय अंडाशय स्नायु किससे जोड़ दिया, गर्भाशय से। लेकिन जो ये बीच का जो भाग आप देख रहे हो ना, ये वाला बीच का भाग, ये वाला बीच का भाग भी क्या कर लेता है, एक स्नायु का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, स्नायु का। और इस स्नायु को कहा जाता है दीर्घ स्नायु। क्या कहा जाता है, दीर्घ स्नायु। क्या कहा जाता है, नोट कर लो, इसको कहा जाता है दीर्घ स्नायु। दीर्घ स्नायु, इसे अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो लिख लेना, यानी ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट। अब देखो ब्रॉड लिगामेंट जो है, इसको निर्मित कौन किया, इसको उत्पन्न कौन किया, यानी यहां पर एक लिगामेंट बनकर तैयार हो गया, तो इसको कौन करता है, तो इसको जो है यानी ब्रॉड लिगामेंट को जो है बेटा कौन, गर्भाशय उत्पन्न करता है। कौन करता है, गर्भाशय। गर्भाशय क्या उत्पन्न करता है, दीर्घ स्नायु को। किसको, दीर्घ स्नायु को। और ये दीर्घ स्नायु जो है आकर जानते हो क्या करता है, जो अंडाणु होते हैं ना, अंडाणु के ऊपर एक परत का, इस पे दोहरी परत का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। किसका क्या कर देते हैं, दोहरी परत का निर्माण कर देते हैं। और इस दोहरी परत को जानते हो क्या कहा जाता है, इस दोहरी परत को कहा जाता है, नोट कर लेना, मीजोबेरियम। क्या कहा जाता है, मीजोबेरियम। ठीक है, समझ में आया, यहां कुछ समझ में आया, बोलो क्या बताया गया। मैं सिर्फ इसको बताया हूं, एक बार ध्यान से सुनो। अंडाशय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अंडाशय क्या होता है जी, मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। दूसरा बताया गया कि इसका आकार कैसा होता है, बादाम की तरह से होता है, यानी बादाम के जैसे ही होता है। और इसका रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है। ये कितने पाए जाते हैं, तो एक जोड़ी पाए जाते हैं। इसके बाद बताया गया कि ये श्रोणि के ऊपरी भाग में किडनी के पीछे क्या होता है, पाया जाता है। और इसके बाद बताया गया कि अंडाशय गर्भाशय के दीवार से जुड़ा रहता है। तो इस गर्भाशय के जो दीवार से जुड़ा हुआ है बेटा, ये गर्भाशय है, और इस गर्भाशय के दीवार से कौन जुड़ा है, अंडाशय स्नायु जुड़ा है। और अंडाशय स्नायु को उत्पन्न किसने किया, तो अंडाशय ने किया। किसने किया, अंडाशय ने किया। अब बताया गया कि इसके बीच में एक और स्नायु बनता है जिसको हम दीर्घ स्नायु कहते हैं। और इस दीर्घ स्नायु को उत्पन्न किसने, कौन करता है, गर्भाशय करता है। यहां तक आप पढ़ लिए। अब हमको जानना है जो अंडाशय का आंतरिक संरचना है, तो अब हम पढ़ेंगे अंडाशय की आंतरिक संरचना। इसे मिटा दे, तो देखते हैं अंडाशय की आंतरिक संरचना। हमें क्या पढ़ना है, अंडाशय की आंतरिक संरचना। देखो अंडाशय की आंतरिक संरचना कैसे होती है बेटा। देखो जैसे मान लेते हैं यह कोई अंडाशय है, क्या मान लिए, यह कोई अंडाशय है। हमने क्या माना, यह कोई अंडाशय है। ये कितने स्तर का बना होता है, 3 स्तर का बना होता है।
ये अंडाशय कितने अस्तर का बना होता है? 3 अस्तर का बना होता है। 2 बाहर और 1 अंदर के अंदर की तरफ होता है। यानी 2 क्या होता है बेटा? बाहर होता है। एक ये आपको दिखाई दिया। ये 2 बाहर दिखाई हो। और एक क्या होता है? यहां देखो क्या बताया गया? ये 3 अस्तर का बना होता है। 2 क्या होता है? बाहर होता है। और एक क्या होता है? अंदर होता है। तो हमने इसको अंदर क्या कर लिया? बना दिया। जो बाहर का अस्तर होता है बेटा, जो बाहरी अस्तर होता है उसको बाह्य उपकला कहा जाता है। जो बाहरी अस्तर होता है उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य उपकला कहते हैं। यही ना बाहरी अस्तर है बेटा। ये क्या है? बाहरी अस्तर है। देख रहे हो ना? इसमें मान लीजिए छोटी छोटी क्या है? कोशिकाएं। क्या है? कोशिकाएं। इस बाहरी अस्तर को हम क्या कहते हैं? बाह्य उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बाह्य उपकला। अच्छा, यहां से मात्रा रहेगा। चलो उतना तो थोड़ा बहुत मिस्टेक तो देखते रहो। उस तरह से भी हो जाता है, जैसे वो लिखा हो उस तरह से भी मान के जाए। पेरिटोनियम होता है। पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इसको बना। क्या बताया गया? ध्यान दो। बताया गया कि इसके बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं? बाह्य उपकला कहते हैं। और जो दूसरी अस्तर होती है उसको जनन उपकला कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन उपकला कहते हैं। जो दूसरी वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये देखो दूसरी वाली कौन सी है बेटा? यही है ना? ये वाली दूसरी है। देख रहे हैं ना? ये बाहरी है और ये क्या है? दूसरी है। तो इस दूसरी वाली को कहते हैं जनन उपकला। जनन उपकला को आप अंग्रेजी में लिखना जानते हो तो लिख लो जर्मिनल। जर्मिनल एपिथेलियम। और तीसरे स्तर को कहा जाता है ट्यूनिका एल्बुनियम। ट्यूनिका एल्बुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है तीसरे स्तर को? यही ना तीसरा स्तर है बेटा। ये क्या है? ये वाला तीसरा स्तर है। 3 स्तर हो गया। बोलो। इसमें भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखो इसमें भी कोशिकाएं होती है, सब में होती हैं। अब इसमें ऐसे नहीं की जाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता है, इसमें भी होता है। ठीक ना? लेकिन इसको थोड़ा सा क्लीन देखने के लिए मैंने बना दिया है। इसको क्या कहता है? इस भाग को क्या कहता है? ट्यूनिका एल्बुगेनिया। हिंदी में भी यही कहा जाए और हिंदी में भी यही कहा जाए। ध्यान दो। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं
अंडाशय की आंतरिक संरचना बताया जा रहा है कि जो अंडाशय होता है बेटा, मान लिया ये कोई अंडाशय है और इस अंडाशय की कितनी स्तर होती हैं? ये अंडाशय कितने स्तर में होता है? 3 स्तर में होता है। पहले स्तर को क्या कहा जाता है? बाह्य उपकला कहा जाता है। दूसरे स्तर को क्या कहा जाता है? जनन उपकला कहा जाता है। और तीसरे स्तर को क्या कहता है? ट्यूनिका एल्बुगिनिया कहा जाता है। इसके जो ये खाली स्थान जो दिखाई दे रहा है बेटा, इसके किनारे किनारे पर, जैसे ये खाली स्थान है ना, तो इसके किनारे किनारे पर आप देखोगे तो इस तरह से गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है। जैसे इस तरह से क्या होता है? गाढ़ा पदार्थ देखने को मिलता है। कहाँ पे? किनारे किनारे पर। क्या इस गाढ़े पदार्थ को कहा जाता है, जो ये इसको बताया जा रहा है कि ये जो गाढ़ा पदार्थ दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है बलकुट। क्या कहा जाता है? यहां लिख लो, बलकुट। और बलकुट को अंग्रेजी में कहा जाता है कार्टेक्स। क्या कहा जाता है? कार्टेक्स। और देखो ये जो बीच वाला भाग है ना, जो खाली दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है मध्यांश। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मध्यांश। और मध्यांश को क्या कहता है? मेडुला कहा जाता है। ठीक है। इस पूरे भाग को यहां ध्यान दो बेटा, एक बात ध्यान दो, इसको फिर समझते हैं। हम अंडाशय की आंतरिक संरचना को पढ़ रहे हैं, तो अंडाशय की आंतरिक संरचना को बताया गया, ये कितने स्तर में बना होता है? 3 स्तर का बना होता है। बाह्य स्तर को बाह्य उपकला, और ये जो मध्य वाला होता है इसको क्या कहते हैं? दूसरे स्तर को क्या कहते हैं? जनन उपकला कहते हैं। और जो ये तीसरी क्या होती है? जो तीसरी स्तर होती है उसको ट्यूनिका एल्बुगिनिया कहते हैं। ये जो पूरा बीच में खाली भाग होता है, इस पूरे खाली भाग को हम कहते हैं अंडाशय पीठिका। यानी ये गाढ़ा पदार्थ और ये खाली वाला स्थान मिलाकर इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? अंडाशय पीठिका। क्या कहते हैं? अंडाशय पीठिका। अंग्रेजी में इसको लिख सकते हो ओवरियन स्ट्रोमा। ये ओवरियम स्ट्रोमा बेटा 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। ये ओवरियम स्ट्रोमा जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है, इसका जो एक किनारे वाला भाग है, ये क्या होता है? कुछ गाढ़ा होता है। इस गाढ़े भाग को हम क्या कहते हैं? बलकुट कहते हैं। और बीच वाला जो खाली भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं, मध्यांश कहते हैं। ठीक है ना? समझ में आया? इसके भाग को आपने पढ़ लिया। तो ये कितने भाग के हो गए? 2 भाग के हो गए। पहले को हमने क्या कहा? बलकुट कहा, और दूसरे को क्या कहा था? मध्यांश। ठीक है। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे, ये हमने इसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर जो है कुछ पुटकाएं होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं? कुछ पुटकाएं होती हैं, जैसे प्राथमिक पुटका, द्वितीय पुटका, तृतीय पुटका, ग्राफियन पुटका, कार्पस ल्यूटिशियम, कार्पस एलिवेकस, ये सब मिलेंगी। और ये सब को जो है पीठिका के बलकुट भाग में, ये सब कहाँ मिलेंगी? पीठिका। ये जो पीठिका है ना, यही ना जी, इसके जो है बलकुट जो ये भाग है, इसी भाग में जितनी चीजों को मैंने बताया, क्या क्या मैंने बताया? प्राथमिक पुटका, द्वितीय पुटका, तृतीय पुटका, ग्राफियन पुटका, कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एब्लिकेस, ये सब कहाँ मिलेंगी? इसी बलकुट में पाई जाएंगी। ठीक ना? इसमें मेन नाम जो है ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन पुटका में
क्या होती है, फटती है। जो इसमें मेन चीज है ग्राफियन फोलिकल, इसके अंदर जो पाए जाएंगे उसमें मेन क्या होता है, ग्राफियन फोलिकल होता है। ये ग्राफियन फुटका में क्या होती है, फूटती है, जिससे क्या होता है, अंड उत्सर्जन होता है। क्या होता है, अंड उत्सर्जन होता है, और जिससे द्वितीयक अंडक निकलते हैं। क्या निकलते हैं, द्वितीयक अंडक निकलते हैं, और ये ही आगे चलकर किसमें बदल जाते हैं, अंडाणु में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं, अंडाणु में बदल जाते हैं। अब जैसे अब ये अंडाणु में कब बदलेंगे, जब ये आगे चलेंगे तो किसमें बदल जाएंगे, अंडाणु में बदलेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है, ये इसका अभी तो हमको इसको पढ़ना नहीं है, केवल हमको थोड़ा सा बता देना था। हमको क्या बताना था कि क्या होता है इसमें, अंडाशय क्या होता है। तो अंडाशय बताया गया कि मादा के प्राथमिक लैंगिक अंग है, इसका आकार बादाम के जैसा होता है, इसका रंग श्वेत होता है, और ये बताया गया कि ये श्रेणी, इधर ध्यान दो, ये श्रोणि के ऊपरी भाग में किडनी के पीछे पाया जाता है। अंडाशय गर्भाशय के दीवार से जुड़ा रहता है, और उसके बाद से हमने क्या बता दिया, अंडाशय का आंतरिक संरचना ये कितने स्तर में बना होता है, 3 स्तर में। बाहरी स्तर को कहा जाता है बाह्य उपकला, और मध्य वाले को क्या कहता है, जनन उपकला, और इसके बाद से क्या बताया गया, जो तीसरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुगिनिया कहते हैं। और ये जो बीच का भाग होता है, ये जो बीच का भाग होता है, इसको अंडाशय पिंडिका कहते हैं। और अंडाशय पिंडिका 2 प्रकार का होता है, एक बलकुट होता है, एक मध्यांश होता है। बलकुट किसे कहते हैं, ये जो खाली स्थान में क्या होता है, जो खाली स्थान में गाढ़ा पदार्थ पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, बलकुट कहते हैं। और बलकुट के अंदर और जो ये बाकी जो शेष भाग होता है उसको क्या कहते हैं, मध्यांश कहते हैं। ठीक है ना। और इसी में बताया गया कि आपको पुटिकाएं भी क्या होती हैं, पाई जाती है, जो आगे पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा क्या था, अंडाशय था। क्या था, अंडाशय। अंडाशय के बाद से अब हमको सहायक नलिका में पढ़ना है। तो सहायक नलिका को एक चीज हम केवल फैलोपियन ट्यूब बहुत छोटा है, उसको एक इसको पढ़ा देते हैं, फैलोपियन ट्यूब को, और उसके बाद से क्या पढ़ेंगे, गर्भाशय पढ़ेंगे, उसके बाद से योनि पढ़ेंगे। तो इसको मिटाते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। देखो पहला हमने क्या देख लिया, अंडाशय के बारे में अध्ययन कर लिया। अब दूसरा जो होता है सहायक नलिका, दूसरा क्या होता है, और सहायक नलिका को बताया गया बेटा कितने भाग होते हैं। सहायक नलिका 3 होते हैं। सहायक नलिका कितनी होती हैं, 3। पहला होता है फैलोपियन नलिका, दूसरा होता है गर्भाशय, और तीसरा क्या होता है, योनि। तो इसमें हम सबसे पहले जो है सहायक नलिका, जो दूसरा सहायक नलिका है, इसमें हम किसको देखते हैं, फैलोपियन नलिका। इसको कई नामों से जानते हैं, इसको फैलोपियन नलिका के नाम से जानता है, इसको अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं, इसे डिंब वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब चूंकि फैलोपियन ट्यूब के बारे में देखते हैं, तो देखो जो फैलोपियन ट्यूब होता है बेटा, वह जो है फैलोपियन ट्यूब लगभग जो है, इसकी आकृति जो होती है वह 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी नलिका होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी नलिका होती है। दूसरा जो है इसके 3, यानी जो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी जो नलिका होती है, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहले को कहा जाता है संकीर्ण पथ, यानी स्टेमस कहा जाता है, और दूसरे को कहा जाता है तुम्बिका, एम्पुला। क्या कहता है, एम्पुला। और तीसरा जो होता है कीपक, इसको इन्फेंडिबुलम कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये 3 हमें क्या होते हैं, यानी इसके 3 भाग होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। और इसी के बारे में हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं है। जैसे मान लेते हैं एक संरचना के आधार पर कि ये 3 भाग कौन कौन होते हैं, देखना बेटा यहाँ पे। जैसे ये मान लो ये यूट्रस है, क्या है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस होता है। और यूट्रस में कुछ इस तरह का भाग आपको दिखाई देता है, और यहाँ पे क्या होती है, कुछ अंगुलीनुमा संरचना। ठीक है ना। हमें एक तरफ का पढ़ना है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, ओवम होता है।
ये ओवम होता है। देखो जहां पर ये अंगुली नुमा जो संरचना देख रहे हो ना, इस भाग को, ये वाले भाग को हम क्या कहते हैं? कीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? कीपक कहते हैं। नोट कर लेना, ये जो भाग होता है ये क्या होता है? कीपक, यानी कुप्पी के आकार का होता है। कैसा होता है? कुप्पी के आकार का होता है, कीपक का होता है। और जो ये अंगुली नुमा जो संरचना दिखाई देती है ना बेटा, ये जो अंगुली नुमा संरचना देख रहे हो ना, ये ऐसे अंगुली नुमा संरचना बनी है कि नहीं बनी है? ये पकड़ने का काम करती है। ये क्या करता है? इसको जानते हो किसी नाम से जाना जाता है? झालर के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? झालर। हमें तो पहले ये देखना था कीपक कहाँ होता है, तो आप कीपक समझ लिए। और यहां से जो ये भाग होती है, यहां तक कि जहां पर ये जुड़ी होती है, यहां तक की जो भाग होती है ना, यहां तक के भाग को, यानी यहां से और यहां तक की जो भाग होती है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं संकीर्ण तुम्बिका कहा जाता है। क्या कहता है? तुम्बिका। इसको क्या कहता है? तुम्बिका। तुम्बिका को अंग्रेजी में क्या कहता है? एम्पुला। एम्पुला होता है। कीपक क्या कहते हैं? चलो उसको लिख देना। अब देखो, अब इसमें संकीर्ण पथ कहाँ होता है? तो संकीर्ण पथ जो है, जहां पर ये आकर इससे जुड़ता है, यूट्रस वाले भाग से क्या होता है? जुड़ता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? यहां से यहां तक के भाग को हम क्या कहते हैं? संकीर्ण पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? संकीर्ण पथ कहते हैं। संकीर्ण पथ। अब देखो बेटा, होता क्या है, एक चीज ध्यान रखना, जैसे शुरू से ही हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि यहीं पर क्या होता है? ओवम का निर्माण होता है। ओवम का निर्माण यहाँ नहीं होता है, अंडाणु का निर्माण यहाँ नहीं होता है। ये ध्यान रखना। यहाँ पर जो है केवल क्या बनता है? जैसे ये यहाँ पे बना और ये अंगुली नुमा जो संरचना है, इसको अपने तरफ क्या कर लेती है? खींच लेती है, और खींच कर इसके अंदर लेके चली आती है। इसको किसके अंदर लेके आती है? इसके अंदर लेके चली आती है। आज जब इसके अंदर लेके आती है, ये क्या होता है? ये द्वितीयक जो है अंडक होता है। ये क्या होता है? द्वितीयक अंडक होता है। जब ये द्वितीयक जो होता है, ये इसमें आया, यानी ये अंडाणु नहीं होता है अभी तक, ध्यान रखना। ये क्या है? द्वितीयक अंडक है। ठीक है ना? अब इसमें क्या होते हैं? ऐसे पतली पतली छोटी छोटी क्या होती है? इस तरह की संरचनाएं होती हैं। ये क्या होती है? इस तरह की संरचनाएं होती हैं। दोनों तरफ इस तरह की संरचनाएं होती हैं, और ये संरचनाएं क्या करती हैं? इसको, ये संरचना देख रहे हो ना, ये अंडक को खींच के क्या करती हैं? आगे की तरफ कहाँ बढ़ाती हैं? तुम्बिका में पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती हैं? और ये आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। ये जब तुम्बिका तक पहुंच जाता है, तो तुम्बिका के पास पहुंचने के बाद यहीं पर इसका क्या होता है? निषेचन होता है। तुम्बिका में इसका क्या होता है? निषेचन। यानी फिलिपियन नलिका जो है, जो तुम्बिका क्षेत्र होता है, यहीं पर इसका क्या होता है? निषेचन होता है। और यहाँ पे जब निषेचित हो जाता है, तो जब निषेचन यानी स्पर्म से संपर्क हो जाता है, तब ये किस में बदल जाता है? अंडाणु में बदल जाता है। पता था आज तक? आज एक नई चीज मिल गई आपको। क्या बताया गया कि जब तक यहाँ पर है, ये क्या है? द्वितीयक क्या है?
अंडक है, और ये इसको क्या करता है, जो कीपनुमा जो संरचना होती है, जो अंगुलीनुमा जो संरचना होती है, इसको अपने तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, और खींच कर इसको कहाँ, यानी कीपक खींचकर कहाँ भेज देता है, तुम्बिका में भेज देता है। और तुम्बिका में जाने के बाद से जो फिलिपियन ट्यूब में जो तुम्बिका क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में क्या होता है, निषेचन क्रिया होता है, यानी वहीं पे स्पर्म आता है और उसको क्या करता है, निषेचित करता है। जब स्पर्म से आने के बाद से जब ये निषेचित होता है तो वो किसमें बदल जाता है, किसमें, अंडाणु में। ठीक है ना। तो एक सवाल अगर आज से कोई पूछे, कई बार सवाल पूछा जाता था छोटे क्लासों में आप लोगों से कि निषेचन कहाँ पे होता है, तो आप सीधे क्या कहते हो, फिलिपियन ट्यूब में होता है। अब फिलिपियन ट्यूब में कहाँ होता है, किसी ने सवाल कर दिया कि फिलिपियन ट्यूब में कहाँ होता है, तो क्या तुम्बिका क्षेत्र में होता है, न तो कीपक में होता है, न सक्रिय पद में होता है। और जब ये यहाँ से निषेचित हो जाएगा तो इस सक्रिय क्षेत्र से होकर कहाँ आएगा, यूट्रस के अंदर आता है, यानी यहीं पर क्या होता है, उसका विभाजन होना शुरू हो जाता है। ठीक ना। तो जब देखो, यानी विदलन क्रिया यहाँ पे शुरू होता है। विदलन समझते हो, कोशिकाओं को, जो कोशिकाएं हैं उनको, यानी बिना वृद्धि का विभाजन होना, यानी उनका विभाजन होता है लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फिलिपियन नलिका या अन्नवाहिनी या दीर्घवाहिनी थी। अब दूसरा क्या है, गर्भाशय इसका, तो इसको अगले लेक्चर में